So previously, that is in the last lecture, we were discussing on the process of nitrogen fixation. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने डिस्कस किया था. What was the fate of fixation? क्योंकि नाइट्रोजन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा abundant एलिमेंट है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को necessarily required है. Okay, whether they are plants or the animals. Animals cannot engulf directly the nitrogen that is present in the atmosphere. Even the plant cannot engulf that nitrogen. Okay, but firstly this atmospheric nitrogen, which is highly inert and to form triply covalently bonded, this is not available directly even to the plants को भी available नहीं होती, but by a process that is nitrogen fixation it is provided in the soil. ठीक है, मैंने बताया था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनिक लाइक अमाइनो एसिड्स, यूरिड्स, ओके, और अमाइड्स, और इनऑर्गेनिक जैसे अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट. तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती है. दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. इंडस्ट्रियल था, हैबर प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड. नेचुरल था, किस तरह से जो है एसिड्स बनाते हैं, एसिड्स डिसोसिएट होके नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. The main or the major part of the nitrogen fixation was biological nitrogen fixation. तो biological में हमने कुछ बैक्टीरिया पढ़े, ठीक है, चाहे फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक. So those bacteria were just the names of the bacteria that we have studied. उन बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एक एंजाइम प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, जो फिक्सेशन करके देगा. और फिक्सेशन होने का मतलब N2 को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा. तो अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सिम्बायोटिक में बारे में हम नोड्यूल्स भी पढ़ चुके हैं कि नोड्यूल्स कैसे बनते हैं, नॉड जीन्स का क्या रोल है, which is important to the CSIR point of view, okay, and the other competitive examinations. तो यहाँ से mainly questions आते हैं, बैक्टीरिया के names पे questions आ सकते हैं. Now finally we will study the working of the nitrogenase and the structure and function of the nitrogenase. So as the name suggests, nitrogenase is a enzyme. So let's just start it in detail. Okay, nitrogenase के बारे में बात करते हैं. So it is an enzyme. एंजाइम है, इसका मतलब अमाइनो एसिड से बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है, या प्रोटीन से कह सकते हैं हम. इट इज एंजाइम मेड अप ऑफ दी प्रोटीन्स. मेन एंजाइम है जिसका वर्क क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना बायोलॉजिकली. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंजाइम है, ठीक है. प्रेजेंट होता है इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर एजोट्रोप्स या डाई एजोट्रोप्स. एजोट्रोप्स क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. सभी बैक्टीरिया चाहे फ्री लिविंग हो चाहे सिम्बायोटिक हो, सब में प्रेजेंट है, ठीक है. उस बैक्टीरिया का जीनोम, उस बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया, उस बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, नथिंग वाज टेकिंग पार्ट, ऑल्दो दैट दोज आर बैक्टीरिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स तो होती ही नहीं. साइटोप्लाज्म या उसका जेनेटिक मटेरियल टेक पार्ट नहीं कर रहे, उसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम है साइटोप्लाज्म में, क्या, नाइट्रोजिनेज. ओनली दैट एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. फ्री नाइट्रोजन जो होती है, फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, या डाई नाइट्रोजन जो है, ये बाइंड करती है नाइट्रोजिनेज के साथ, नाइट्रोजिनेज के साथ बाइंड करती है. आफ्टर द बाइंडिंग इट इज रिड्यूस्ड इनटू द अमोनिया, इट इज रिड्यूस्ड इनटू द अमोनिया. इट इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, ओके, एनाएरोबिक प्रोसेस है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाएरोबिक प्रोसेस, ये हमने दिन में भी डिस्कस किया था. तो नाइट्रोजन इस एंजाइम के साथ बाइंड करती है. ये एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम में टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर टोटल 2 कंपोनेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. तो पर्टिकुलरली नाइट्रोजन कंपोनेंट 2 पे बाइंड करती है, बाइंड एट कंपोनेंट 2. कंपोनेंट 2 पे बाइंड करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, इसको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो कंपोनेंट 1 जो है नाइट्रोजिनेज का, देखिए पूरा एंजाइम में 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और 2. ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर का वर्क करता है, सिर्फ ये केवल कैरियर है. यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रही, बट एट द प्लेस 2, द कंपोनेंट 2, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स की जाती है. तो पर्टिकुलरली पूरे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी एंजाइम नाइट्रोजिनेज, दैट इज द साइट. नाइट्रोजिनेज में भी जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट के ऊपर नाइट्रोजन बाइंड करती है और यहाँ पे उसका रिडक्शन होता है, ठीक है. डायरेक्ट N2 से अमोनिया नहीं बन जाती, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है. स्टेप वाइज प्रोसेस है. इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लाइक डाइअमाइड एंड हाइड्रोजन. ये 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है. डाइअमाइड दैट इज NH डबल बॉन्ड NH एंड हाइड्रोजन दैट इज द NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. ये 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं, फिर जाके अमोनिया बनती है, डायरेक्ट नहीं बन जाती, स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है. मेन इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर
देखिए कंपोनेंट 1 के पास भी तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आए, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर, ठीक है, बट ये केवल कैरियर है, ये सोर्स नहीं है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एक अनदर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन एक प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है इनके अंदर, ठीक है। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसी भी सेल के अंदर होते रहते हैं, ठीक है। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर का काम यहाँ पे पर्टिकुलरली फेरेडॉक्सिन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा? नाइट्रोजिनेज को डोनेट करेगा। नाइट्रोजिनेज में भी सबसे पहले किसको डोनेट करेगा? कंपोनेंट 1 को करेगा। कंपोनेंट 1 कैरियर है, कंपोनेंट 1 आगे भेज देगा किसको? कंपोनेंट 2 पे। कंपोनेंट 2 पे आके बाहर से नाइट्रोजन बाइंड हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, रिड्यूस हो जाएगी अमोनिया में। किस तरह से होगी दैट वी विल सी। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का डोनर है फेरेडॉक्सिन, ये याद रखना है। कैरियर है कंपोनेंट 1, बाइंडिंग होती है N2 की, जो बाइंडिंग होती है वो कंपोनेंट 2 पे होती है, ठीक है। देखिए किस तरह से, सपोज ये है कंपोनेंट 1, ठीक है। कंपोनेंट 1 स्मॉल होता है, कंपोनेंट 2 लार्ज होता है साइज में, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। अब क्योंकि ये एंजाइम है, पूरा मिलकर तो क्या है? नाइट्रोजिनेज है, ये पूरा नाइट्रोजिनेज है यहां तक। ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है। एंजाइम्स जो होते हैं, हाउ एंजाइम्स वर्क्स, एंजाइम्स पे एक्टिव साइट होती है, कैटालिटिक साइट, जो मेनली फंक्शंस को परफॉर्म कराती है, ठीक है। तो ये भी एक एंजाइम है, तो एंजाइम के ऊपर क्या होगी? एक्टिव साइट होगी। तो चलिए एक्टिव साइट ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। सपोज ये एक्टिव साइट है इसकी, ठीक है। अब मैंने बताया था N2 आती है, तो N2 है डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में, ट्रिपली कोवलेंट बॉन्डेड, ये N2 है। N2 आके यहाँ पे बाइंड हो गई, सपोज ये हो गई बाइंड। तो बाइंड कहाँ हुई? कंपोनेंट 2 पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट 1 है, इसके अंदर भी आयरन सल्फर सेंटर्स हैं, इसमें आयरन मॉलिब्डेनम है, विच वी विल स्टडी इन डिटेल राइट नाउ। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आते हैं यहाँ पे, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं केवल कंपोनेंट 1 के पास, ठीक है। कंपोनेंट 1 के बाद से प्रोटॉन्स आगे भेजे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेकर ये रिड्यूस होता रहता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लाइक डाइअमाइड और हाइड्रोजन में, ठीक है। डाइअमाइड या हाइड्रोजन में ये रिड्यूस होते रहते हैं और फाइनली अमोनिया बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे दैट वी विल स्टडी। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म ये है कि कंपोनेंट 1 केवल कैरियर है, कंपोनेंट 2 बाइंडिंग साइट है, जहां पे नाइट्रोजन बाइंड होकर अमोनिया में चेंज हो जाएगी। और यही तो हमने साइकिल में डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? अमोनिया का, सॉरी, नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज हो जाना सॉइल में। बैक्टीरियल प्रोसेस है, बैक्टीरिया का रोल क्या हुआ? बैक्टीरिया का रोल ये है कि बैक्टीरिया के पास एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या कि हाउ मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स डज नाइट्रोजिनेज हैव। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आईसर में स्पेशली, ठीक है, जहां पे 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। सीएसआईआर नेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी स्टेटमेंट आ सकती है कि नाइट्रोजिनेज हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो टोटल 2 कंपोनेंट होते हैं, आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं नाइट्रोजिनेज की डिटेल्ड स्ट्रक्चर, so it is having 2 component as I told you earlier. First is the component 1. component 1, component 1 होता है स्मॉल साइज में, होता है स्मॉल, ठीक है। कंपोनेंट 1 को बोला जाता है एजोफेरेडॉक्सिन, ठीक है, एज ए फेरेडॉक्सिन। इसके पास आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन है, इसका मतलब प्रोटीन ही है, आपको ज्यादा डिटेल में जो है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। एंजाइम्स भी प्रोटीन है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन में बोल रहा हूं तो ये भी एक प्रोटीन है। फेरेडॉक्सिन भी एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इनका केमिकल नेचर क्या है कि ये प्रोटीन, इनके पास आयरन सल्फर सेंटर है कंपोनेंट 1 के पास। काफी नंबर में केवल एक ही नंबर नहीं है, 4 होते हैं इसका नंबर। तो इसको हम एज ए फेरेडॉक्सिन कंपोनेंट भी बोलते हैं, या इसको डाई नाइट्रो रिडक्टेज भी बोलते हैं। कंपोनेंट 1 को डाई नाइट्रो रिडक्टेज, ये कंपोनेंट 1 का नेम है, ठीक है, कंपोनेंट 1 का नेम है ये। इसी तरह से कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 होता है लार्ज, ठीक है। कंपोनेंट 2 लार्ज है, उसका नाम होता है मॉलिब्डेनो आयरन प्रोटीन, या तो हम इस तरह से बोल लेंगे, ठीक है, या उसको हम बोलेंगे मॉलिब्डो फेरेडॉक्सिन। इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों हैं, वहां पे केवल आयरन था कंपोनेंट 1 में, यहाँ पे आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों है। कंपोनेंट 2 ही एक्चुअली साइट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो तो केवल कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरियर।
ठीक है, एक्चुअली साइट क्या है, कंपोनेंट 2 है। इसको डाई नाइट्रोजिनेज बोलते हैं, डाई नाइट्रोजिनेज। देखिए जिस तरह से डाई नाइट्रो रिडक्टेज कंपोनेंट 1 है, ऐसे ही कंपोनेंट 2 डाई नाइट्रोजिनेज है। या तो हम कहेंगे एज ए फेराडॉक्सिन है कंपोनेंट 1 का नाम, या कंपोनेंट 2 का नाम क्या कहते हैं, मॉलिब्डेनो फेराडॉक्सिन है, क्योंकि इसमें मॉलिब्डेनम भी है और आयरन भी है। तो ये इनके सिनोनिम्स है, या हम सिंपली कह देंगे कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, दोनों यूनिट्स ज्वाइन करके, बोथ यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म दी, क्या बनाएंगे दोनों ज्वाइन करके, the masterpiece enzyme which carry out the ultimate process of the nitrogen fixation, that is the nitrogenase। ठीक है, दोनों मिलकर नाइट्रोजिनेज बनाते हैं। तो कई बार मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो लगभग जो होता है आपका टोटल 350 डाल्टन वेट होता है पूरे नाइट्रोजिनेज का। ठीक है, 350 डाल्टन, जिसमें से 60 के अराउंड डाल्टन वेट जो है वो आपका किसका होता है, किलो डाल्टन, आई एम सॉरी दिस थिंग टू बी पार्डन, किलो डाल्टन होता है, 350 किलो डाल्टन, 60 किलो डाल्टन लगभग वेट होता है किसका, कंपोनेंट 1 का। तो अपने आप उसका क्या होता है 280 टू 290 लगभग कंपोनेंट 2 का होता है। ठीक है, ये इस तरह से क्या होते हैं, वेट होते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, ये कुछ बेसिक्स है, ये याद रखना चाहिए आपको। कंपोनेंट 1 क्या है, एज ए फेराडॉक्सिन कहलाता है, दूसरा मॉलिब्डेनम फेराडॉक्सिन। वेरी सिंपली दिस इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, दिस इज मॉलिब्डेनम एज वेल एज द आयरन कंटेनिंग, इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका ज्यादा है, साइज भी इसका ज्यादा है, इसका साइज स्मॉल है, दोनों मिलकर नाइट्रोजिनेज बनाते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली कंपोनेंट 1 की मैं सिर्फ बात करूं, ओनली कंपोनेंट 1 की अगर मैं बात करूं, तो कंपोनेंट 1 में होते हैं होमोडायमर। कंपोनेंट 1 भी एक प्रोटीन है ना भाई एक तरह से। ठीक है, तो पेप्टाइड्स हैं, तो दो इक्वल सेम पेप्टाइड्स हैं, होमोडायमर इसको बोलते हैं हम। ठीक है, दोनों यूनिट्स को हम लिख सकते हैं अल्फा यूनिट है ये दोनों। ये केवल कंपोनेंट 1 की बात कर रहा हूं अभी मैं, कंपोनेंट 1, खुद कंपोनेंट 1 जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया था बस सिंपली कि ये बाइंडिंग साइट थी, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों यूनिट सेम है एकदम। ठीक है, दोनों के अंदर क्या होते हैं, आयरन सल्फर सेंटर प्रोटीन्स होते हैं। तो दो इसमें आयरन सल्फर, ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन और होता है आयरन सल्फर, इसमें भी दो आयरन सल्फर, आयरन सल्फर। ठीक है, तो टोटल कितने आयरन सल्फर प्रोटीन हुए, 4। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है Fe4S4। इसमें मॉलिब्डेनम नहीं है, केवल आयरन है, तो बस इसके अंदर एक ही प्रोटीन है, क्या, आयरन सल्फर प्रोटीन। हर एक यूनिट का वेट है 30 किलो डाल्टन, तो दो है टोटल 30 किलो डाल्टन, इस तरह से टोटल वेट क्या हो गया 60 किलो डाल्टन। ठीक है, तो होमोडायमर है, दोनों यूनिट एक जैसे हैं इसके, आयरन सल्फर प्रोटीन हैं। जो कंपोनेंट 2 होता है, कंपोनेंट 2 जो होता है वो टेट्रामर है। ठीक है, टेट्रामर है, और कैसे टेट्रामर है, दो यूनिट एक जैसे हैं, दो यूनिट एक जैसे हैं, तो दो तो होते हैं उसमें अल्फा, अल्फा यूनिट होती है उसकी छोटी। सपोज दीस टू आर अल्फा। ठीक है, कंपोनेंट 2 होता है अल्फा 2 बीटा 2, ये होता है केवल अल्फा 2। होमोडायमर था ना, अल्फा ही एक जैसे थे, इसमें अल्फा 2 बीटा 2, दो अल्फा है दो बीटा है, बीटा यूनिट बड़े हैं। ठीक है, ये दोनों बीटा हैं, हो गया इस तरह से अल्फा 2 बीटा 2। इनके अंदर होते हैं मॉलिब्डेनम और आयरन दोनों प्रोटीन्स। ठीक है, तो इनके अंदर टोटल 12 FeS होते हैं, आयरन भी है क्योंकि हर एक यूनिट में 12 हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। तो टोटल कितने हो गए आयरन सल्फर, 24। या इस तरह से जॉइंटली दिखा सकते हैं कि कितने FeS प्रोटीन है, 24 है, दोनों यूनिट मिला के। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है, तो मॉलिब्डेनम दोनों यूनिट्स में है। मॉलिब्डेनम का काउंट फिक्स नहीं होता, यहां भी मॉलिब्डेनम है और यहां भी मॉलिब्डेनम है। क्योंकि मॉलिब्डेनम सिर्फ एक मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि प्रोटीन फॉर्म में। तो मॉलिब्डेनम चारों यूनिट्स में है, इसलिए इसको मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन या मॉलिब्डेनो फेराडॉक्सिन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है यहां तक नाइट्रोजिनेस का। चलिए, ये तो था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर के अलावा कुछ जीन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर तो हो गया, अभी वर्किंग भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी होता है पहले वर्किंग को समझने के लिए। तो अब हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, कंपोनेंट 1। बाइंडिंग साइट क्या है, कंपोनेंट 2। वेट क्या था साइट का, कंपोनेंट 2 का वेट होता है कितना, 280 टू 290। ठीक है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, फेराडॉक्सिन। उसके अलावा कुछ क्लास होते हैं जीन्स के। ठीक है, एक क्लास होती है NIF जीन क्लास,
और एक होती है FIX फिक्स जीन्स। ये दो तरह के जीन हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? NIF जीन्स जो है ये सिंथेसाइजिंग जीन्स हैं, सिंथेसाइज करते हैं किसको? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नहीं बनेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सिंथेसिस कौन करते हैं? ठीक है, ये सिंथेसिस करते हैं कौन? NIF जीन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, तो वो तो अल्टीमेटली करेंगे अगर नाइट्रोजिनेज को प्रोड्यूस कर दिया तो NIF जीन केवल क्या है? एक जीन फैमिली है। ठीक है, NIF जीन्स का काम क्या होता है? नाइट्रोजिनेज को सिंथेसाइज करना। एक और फैमिली होती है फिक्स जीन्स। फिक्स जीन्स क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं, ये रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक्सेसरी जीन्स हैं ये। फिक्स जीन्स जनरली कहां मिलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं जो एरोबिक हैं। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक कंडीशंस रेगुलेट रह सकें, यानी कि लैग हीमोग्लोबिन या कोई भी पिगमेंट या कुछ भी ऐसी चीज जो एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन करके रखती है, उसका रेगुलेशन फिक्स जीन्स करते हैं। NIF जीन सिंथेसाइज करते हैं नाइट्रोजिनेज को। सो दीज टू आर आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट आर NIF जीन्स, व्हाट आर फिक्स जीन्स? इज दिस क्लियर टू यू? सो नाउ वी विल स्टार्ट द वर्किंग। बिफोर वर्किंग लेट वी विल डिस्कस द सबस्ट्रेट्स। देखिए सबस्ट्रेट क्या है? नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजिनेज एंजाइम तो है ही ऑफ कोर्स, उसके अलावा क्या क्या चीजें लगती हैं? 8 प्रोटॉन्स लगते हैं टोटल। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। 8 प्रोटॉन्स, आई एम सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 16, ATP 16 लगेंगे। 8 प्रोटॉन्स लगते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। ठीक है, टोटल 16 ATP। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, हर एक ATP के साथ कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस क्या होते हैं? कोफैक्टर्स होते हैं। तो मैग्नीशियम आयंस भी कितने लगते हैं? 16। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ATP लगते हैं भाई, और दोनों ATP की वर्किंग के लिए 2 मैग्नीशियम लगते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं तो 16 ATP और 16 ही मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, 16 मैग्नीशियम आयंस लगते हैं। नाइट्रोजिनेज का कोफैक्टर क्या है? मैग्नीशियम है, एंजाइम होगा नाइट्रोजिनेज। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, मैग्नीशियम आयंस हेल्प कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, कंपोनेंट नहीं है नाइट्रोजिनेज का, ध्यान रहे, सॉरी दिस इज नॉट अ कोफैक्टर, दिस इज ओनली हेल्पिंग इन द ट्रांसफर ऑफ द ATP। ATP यूटिलाइज कराने में हेल्प करते हैं क्या? मैग्नीशियम आयंस। तो टोटल ये आपका सबस्ट्रेट रिएक्शन है। फिर फाइनली इसके बाद हमें मिलता क्या है? हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। ठीक है, H2 का एक मॉलिक्यूल मिलता है हाइड्रोजन गैस का। 16 ADP, क्योंकि फॉस्फेट तो यूटिलाइज हो जाएगी ना, तो ट्रायोस फॉस्फेट डायोस फॉस्फेट में यूज हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगी, और वो यूज होके सबस्ट्रेट में नहीं जा रही, वो अलग हो जाती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट केवल ब्रेक डाउन हो गई मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट यूटिलाइज नहीं कर रहा है, N2 फॉस्फेट को गेन नहीं करता, फॉस्फेट केवल रिलीज हो गई, ATP का ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज अ रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस रिएक्शन पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? ऑल्दो इट इज वेरी बेसिक, बट क्वेश्चन आता क्या है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? टू फिक्स द वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? आंसर विल बी 8. In the fixation of one molecule of nitrogen, how many ATPs are required? Answer will be 16. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, in the fixation of one molecule of nitrogen, how many ammonia molecules are produced? So it will be 2. ठीक है, अब देखिए अपोजिट क्वेश्चन कैसे आते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड? एक अमोनिया बनाने के लिए कितने ATP चाहिए बताइए? आंसर इन द चैट बॉक्स। यस ऑफ कोर्स 8 ATP। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक अमोनिया बनने में कितने इलेक्ट्रॉन या ATP चाहिए? एक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए पूरी कितने अमोनिया बनते हैं या कितने ATP यूटिलाइज होते हैं? ठीक है, चलिए फाइनली नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो वर्किंग के लिए वही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। पहले ड्रॉ करेंगे कंपोनेंट 1 को, then the component 2, कंपोनेंट 2 में सपोज ये है एक्टिव साइट जहां पे नाइट्रोजन बाइंड करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है सपोज फेरेडॉक्सिन, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं साइड में, दिस इज फेरेडॉक्सिन।
ओके, सो फाइनली फर्स्ट स्टेप क्या है, फेरेडॉक्सिन एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं बाहर, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे हम केवल फेरेडॉक्सिन ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन है। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, उसमें भी चाहे फोटोसिंथेसिस हो या माइटोकॉन्ड्रिया की हो, रेस्पिरेशन की हो, चाहे फोटोसिंथेसिस की, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कैरियर है, ठीक है। बाहर रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे हैं, फेरेडॉक्सिन रिड्यूस भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके और लॉस करके वापस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो जब ये फेरेडॉक्सिन ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं कंपोनेंट 1 के पास, बिकॉज दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन सोर्स, ठीक है। तो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन आए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कंपोनेंट 1 क्या है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो इसके अंदर आयरन एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म्स में, फेरिक स्टेट और फेरस स्टेट, ठीक है। फेरिक स्टेट को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो फेरिक स्टेट रिड्यूस होती है फेरस स्टेट में, फिर फेरस स्टेट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो वापस ऑक्सीडाइज हो जाती है फेरिक स्टेट में। तो ये रिसाइकलेबल वर्क है, ये चलता रहता है। फेरिक स्टेट रिड्यूस होती है फेरस में, फेरस फिर ऑक्सीडाइज होती रहती है किसमें, फेरिक स्टेट में। तो यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लिए इसके अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन में फेरिक स्टेट इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। किस स्टेट में रिड्यूस हो गई, फेरस स्टेट में रिड्यूस हो गई। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है, बट हम दिखा देते हैं कि एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स आए। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो फेरेडॉक्सिन ने दिए इलेक्ट्रॉन डोनर, वो रिसीव किए किसने, कंपोनेंट 1 ने, फर्स्ट कंपोनेंट हो गया रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, फिर ऑक्सीडाइज भी होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज देगा। क्या कैरियर नहीं है, बताइए, मैंने नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन का कैरियर है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहा है वापस, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो लिए उनको आगे भेज रहा है। आगे भेज दिया कहां, कंपोनेंट 2 के पास। कंपोनेंट 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, कहां से, क्या, फेरेडॉक्सिन से। वी विल से कंपोनेंट 2 इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंपोनेंट 1, ठीक है। कंपोनेंट 2 में भी आयरन और मॉलिब्डेनम है, ठीक है। यहां भी सेम वही बात, भाई आयरन हो चाहे मॉलिब्डेनम हो, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लेगी तो रिड्यूस होगी। इसका आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन भी रिड्यूस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को आगे छोड़ देता है, जब वापस लूज कर देता है तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, पहले रिडक्शन हुआ फिर ऑक्सीडेशन हुआ, आगे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए जाते हैं फ्रीली। अब जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो एक टेम्परेरी एनर्जी जनरेट होती है, टेम्परेरी रेडॉक्स पोटेंशियल जनरेट होता है, जो आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटॉन्स को गेन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन के बदले 2 प्रोटॉन गेन किए जाते हैं। तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं है अभी। कंपोनेंट 2 पे जो ये एक्टिव साइट थी जहां नाइट्रोजन को बाइंड करना है, वहां नाइट्रोजन बाइंड नहीं हुई है, ये चीज ध्यान से समझेंगे हम। एक डाउट हमें क्लियर कर देते, यस ऑफ कोर्स ये एटीपी से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम एटीपी कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने, 4 एटीपी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 4 ही मैग्नीशियम यूज हो रहे हैं, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम केवल वर्किंग ही पढ़ रहे थे तो सबस्ट्रेट्स को दिखाना भूल गया मैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 एटीपी और 4 मैग्नीशियम दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटीपी एंड 2 मैग्नीशियम आयंस, दे आर मूविंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टू द कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 के अंदर अंदर मूवमेंट हुआ कि फेरिक स्टेट रिड्यूस हुई, फिर दोबारा ऑक्सीडाइज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज दिए गए कंपोनेंट 2 को। कंपोनेंट 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां भी रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स बाइंड कर सके, क्योंकि अभी नाइट्रोजन की बाइंडिंग नहीं हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 प्रोटॉन आए उस टेम्परेरी रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से, तो 2 प्रोटॉन्स आ गए, ठीक है। सो इट वाज बिलीव्ड, अब ये क्या बन गया, एक H2 का मॉलिक्यूल बन गया। सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स आए, सबसे पहले उनसे बन गया H2 का एक मॉलिक्यूल। तो कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं जब तक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तब तक नाइट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होती नाइट्रोजिनेज पे, ऑल्दो इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस नॉट थ्योरेटिकली प्रूव्ड। तो ऐसा माना जाता है जैसे ये H2 बनी, ये बाई प्रोडक्ट है, मैंने अभी रिएक्शन में भी लिखा था, ये H2 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नाइट्रोजन की बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन की बाइंडिंग होगी इतना काम होने के बाद। तो मैं एक बार इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, ठीक है। यहां पे आके सपोज ये नाइट्रोजन बाइंड हो गई, ये हम मान लेते हैं डाई नाइट्रोजन है, ठीक है, ट्रिपली कोवलेंट बॉन्डेड। बाइंडिंग कहां हुई, कंपोनेंट 2 पे, कंपोनेंट 1,
ठीक है, इट इज इनिशिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अभी तक यूज क्या हो चुका, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके, 2 प्रोटॉन यूज हो चुके, और बना क्या है, प्रोडक्ट क्या है, अभी तक H2 बन चुका। ठीक है, अब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन आए भाई, वही फेरेडॉक्सिनी सोर्स होगा, वही फिर से 4 एटीपी 4 मैग्नीशियम और यूज होंगे। ठीक है, 4 एटीपी ऑलरेडी हो चुके थे, 4 मैग्नीशियम हो चुके थे, अब फिर से 4 एटीपी और 4 मैग्नीशियम यूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। कंपोनेंट 1 ने एक्सेप्ट किया, सिमिलरली आगे कंपोनेंट 2 को भेज देगा, वही सब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एवरीथिंग सेम, वही 2 इलेक्ट्रॉन आगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहां भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग होगी, एक इस नाइट्रोजन पे N2 नहीं लिखेंगे, इसको N ही लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से बाइंड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से फिर से प्रोटॉन्स आएंगे, एक प्रोटॉन इधर एक प्रोटॉन इधर, रेडॉक्स पोटेंशियल से, तो एक प्रोटॉन यहां बाइंड करेगा, एक प्रोटॉन यहां बाइंड करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका मतलब एक H बाइंड करेगा, एक H बाइंड करेगा दोनों नाइट्रोजन पे। तो देखिए ये थी दोनों नाइट्रोजन N2, यहां H को बाइंड कराना है, यहां H को, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज डाईअमाइड, दिस इज डाईअमाइड। ये क्या बनती है, पहले डाईअमाइड बनती है, नॉट द हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज क्लियर है कैसे बना अभी, जस्ट दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि सबसे पहले डाईअमाइड कैसे बनी। चलिए, तो ये क्लियर है, तो फिर सारा ही क्लियर है। ठीक है, सारा कंसेप्ट देखिए, एक हाइड्रोजन जो बन गया 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, तो ये डाईअमाइड फॉर्म बन गई सबसे पहले, NH डबल बॉन्ड NH। अब फिर से और 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 2 प्रोटॉन्स हो गए थे, ये 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आए, सिमिलरली फिर इलेक्ट्रॉन गए, फिर प्रोटॉन आया, तो फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया दोनों तरफ, क्योंकि 2-2 है ना, तो एक इधर एक इधर। इस पर एक और H आपको ऐड करना है, तो क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड तो 3 ही बनेंगे। ठीक है, तो 2 बॉन्ड तो ये बन गए, तो एक बॉन्ड यहां रह जाएगा, एक हाइड्रोजन और अटैच हो गई, ये क्या बन गया, दिस इज हाइड्रोजन, NH2 NH2। ठीक है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन आए लास्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 प्रोटॉन, वही सब, वही एटीपी यूज हुए। ठीक है, तो 4 + 4 + 4 फाइनली 16 एटीपी 16 मैग्नीशियम, ये यूज हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन यूज हो गए फाइनली, यही सबस्ट्रेट था। तो अल्टीमेटली फिर एक हाइड्रोजन आया, उसको फिर बाइंड करना है, तो ये लास्ट बॉन्ड भी टूट जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फ्री हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए ना। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन ने तो ये हाइड्रोजन बनाने का काम किया, और 2 ने इनको बाइंड कराने का काम कराया था, उसने कुछ नहीं करा, इसी वजह से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए, NH3 NH3। That's how 2 ammonia molecules are produced. That's how 2 ammonia molecules are produced. Now we can repeat that reaction, which was nitrogen, 8 protons, 8 electrons, 16 ATP, 16 magnesium. The enzyme is nitrogenase. How nitrogen is the complete nitrogen is component 1 as well as the 2, producing 2 ammonia, 1 H2. This was the extra H2 molecule, which is believed to be play role in the binding of what, binding of the nitrogen at the component 2, component 2 पे bind करेगा, ADP plus PI. Okay, and magnesium ions are utilized. So this is a complete reaction for the biological nitrogen fixation. That's how the initiation of the or the binding of the nitrogen to the component 1, how which molecule acts as an electron donor, which molecule or the which component acts as just like a carrier of the electron, the component 1. This is the structure and function of nitrogenase. यहाँ तक क्लियर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हम किसी दिन स्पेशल एक सेशन रखेंगे, तो पूरे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के उसी दिन डिस्कस करेंगे। साइकिल के अकॉर्डिंग अब नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी बायोलॉजिकली, हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है ना, तो फिक्स हो चुकी अमोनिया की फॉर्म में। तो ये अमोनिया कहाँ आ गया, सॉइल में। साइकिल के अकॉर्डिंग हम नाइट्रिफिकेशन होता है, बैक्टीरिया करते हैं, पहले नाइट्राइट बनाते हैं, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन हम दिन में पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस भी, बैक्टीरिया भी। कौन से बैक्टीरिया नाइट्राइट में चेंज करते हैं, कौन से बैक्टीरिया नाइट्रेट में चेंज करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस, सो वी वांट रिपीट दैट कांसेप्ट, यू कैन रेफर दैट वीडियो। अब ये जो नाइट्रेट सॉइल में बन गया, इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है, इसके बारे में हम डे टाइम में पढ़ चुके हैं। सो फाइनली अब टर्न आता है प्लांट का, कि इस नाइट्रेट को प्लांट एनगल्फ कर लेता है अब, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्वेसिजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि प्लांट इसको एक्वायर कर रहा है, किसको, नाइट्रेट को। तो फाइनली प्लांट के अंदर अब नाइट्रोजन आ जाती है, ठीक है,
प्लांट के अंदर नाइट्रोजन आ गई एनवायरमेंट से, जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन थी वो प्लांट तक पहुंची इनऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रेट में, नॉट द अमोनिया, इनऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स के पास नाइट्रोजन पहुंची है। ये फॉर्म होती है टॉक्सिक, दिस फॉर्म इज द टॉक्सिक फॉर्म फॉर द प्लांट्स। नाइट्रोजन की इसी फॉर्म को प्लांट आगे नहीं बेच सकता, सेल डिवीजन में या न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन में या विटामिन की फॉर्मेशन के, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, किसी भी चीज की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज नहीं करता प्लांट, ठीक है, जो जिस प्लांट में, जिस फॉर्म में इसने इसको एनगल्फ किया है। तो ये करता है इसको चेंज, ठीक है, यूजेबल फॉर्म्स में चेंज करता है। तो इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करना कहलाता है एसिमिलेशन। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन, कि एसिमिलेट करेगा प्लांट इस नाइट्रोजन को, किस नाइट्रोजन को, इस इनऑर्गेनिक फॉर्म्स को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, ठीक है। मेजरली प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को जो है अब्सॉर्ब करता है सॉइल से। एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अमोनिया भी अब्सॉर्ब कर लेता है डायरेक्ट। अदरवाइज अगर ऑप्शन में आया जाए कि इन विच फॉर्म ऑफ द which one is the form in which the plant absorbs the nitrogen, so it would be nitrate only, not the ammonia. फाइनली अब इसको एसिमुलेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन एसिमुलेशन 2 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले इस नाइट्रेट को वापस अमोनिया बनाएगा प्लांट, देखिए रिवर्स हो रहा है एक तरह से नाइट्रिफिकेशन का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं बनती, वही नाइट्राइट बनेगा पहले, फिर अमोनिया बनेगी। नाइट्रिफिकेशन का रिवर्स हो रहा है एक तरह से, प्लांट में नाइट्रेट आई, ठीक है, नाइट्रेट दोबारा नाइट्राइट बनी, नाइट्राइट से दोबारा अमोनिया बना। तो पहला एसिमुलेशन क्या है, क्या कि नाइट्रेट को ठिकाने लगाया जा रहा है, नाइट्रेट को एसिमुलेट करा जा रहा है। नाइट्रेट फॉर्म जो कि एब्जॉर्ब की गई, इसको एसिमुलेट किया गया किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं, वाया नाइट्राइट, पहले नाइट्राइट फिर अमोनिया। अब फाइनली प्लांट में अमोनिया बन गई, तो क्या नाइट्रोजन एसिमुलेट हो गई, अमोनिया भी टॉक्सिक है, तीनों ही फॉर्म टॉक्सिक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म तीनों ही प्लांट यूज नहीं करता, ठीक है। जैसे ही ज्यादा होती जाती है अमोनिया प्लांट के अंदर, उसको वो तुरंत एसिमुलेट करता रहता है। तो पहला स्टेप है नाइट्रेट एसिमुलेशन, अभी भी नाइट्रोजन का एसिमुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अमोनिया फॉर्म को भी प्लांट आगे ट्रांसफॉर्म नहीं करता। फिर इस अमोनिया को भी ठिकाने लगाना पड़ता है, तो वो कहलाता है अमोनियम एसिमुलेशन। इस अमोनिया को प्लांट चेंज करता है अमाइड्स की फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में, या अमीनो एसिड की फॉर्म में, या यूरिड्स की फॉर्म में, ठीक है। फाइनली ये फॉर्म्स क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है, ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म है, दीज आर यूजेबल फॉर्म्स। अब फाइनली जो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन चली थी, जो फिक्स होकर अमोनिया बनी थी, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट बनी थी, नाइट्रेट बनने के बाद वापस अमोनिया बनी थी, और अमोनिया बनने के बाद फाइनली ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या हुई है, एसिमुलेट हुई है। अब जाके प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज कर पाएगा, और प्लांट नाइट्रोजन यूज कर लेगा तो हम लोग प्लांट से नाइट्रोजन ले लेते हैं, या नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सभी ऑर्गेनिजम्स प्लांट से फाइनली नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन एसिमुलेशन क्या, ये चीज आप समझे कि नाइट्रोजन की इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को जो प्लांट यूज नहीं कर सकता आगे, इसको एसिमुलेट करता है। तो इसको 2 पार्ट्स में एसिमुलेट करता है प्लांट, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन एसिमुलेशन होता है टोटल 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या होता है कि नाइट्रेट, भाई नाइट्रेट लिया, ये ध्यान रखें, नाइट्रेट को एसिमुलेट किया जाता है। तो नाइट्रेट एसिमुलेट होता है नाइट्राइट में और अमोनिया में, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ पहले स्टेप का, नाइट्रेट टू अमोनिया वाया नाइट्राइट। सेकंड, फिर इस अमोनिया को भी एसिमुलेट करना पड़ता है, अमोनिया एसिमुलेशन। ये एसिमुलेट की जाती है अमाइनो एसिड या ऑर्गेनिक फॉर्म में, अमाइड एक्सेट्रा, अमाइनो एसिड, अमाइड एक्सेट्रा। तो देखिए इस इन दोनों प्रोसेसेस की साइट, मैंने दिन में भी बताया था साइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन एसिमुलेशन की साइट क्या हुई बताइए, कहां हो रहा है ये सारा काम, सॉइल में, एटमॉस्फेयर में, बैक्टीरिया में, या प्लांट में, कहां पे हो रहा है नाइट्रोजन एसिमुलेशन, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन एसिमुलेशन? यस, सो दिस इज करेक्ट आंसर। व्हाट द साइट ऑफ द नाइट्रोजन एसिमुलेशन इज प्लांट्स। ये सारा काम प्लांट्स में हो रहा है।
कोई बैक्टीरिया नहीं कर रहा, खुद प्लांट के एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम्स करते हैं देखिए, दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले जब नाइट्रेट एसिमिलेशन हो रहा है, अमोनिया में चेंज हो रहा है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। नाइट्रेट से नाइट्राइट प्लांट के अंदर बनाता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, एनआर, नाइट्रेट रिडक्टेज। नाम से पता चल रहा है रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए और एनर्जी चाहिए, एनर्जी के सोर्स चाहिए, अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए यहाँ पे, दैट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट वर्क, नाइट्राइट को अमोनिया में चेंज करें, नाइट्राइट रिडक्टेज, इसको NIR लिखा जाता है। दोनों एंजाइम प्लांट के एंजाइम में, कोई बैक्टीरिया नहीं कर रहा ये काम, खुद प्लांट नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है यूजिंग एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज। सेकेंड थिंग, नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज क्या करता है, इस नाइट्राइट को अमोनिया में चेंज करता है। तो ये काम होता है साइटोप्लाज्म में, और ये काम होता है प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट में। अभी डिटेल में बताऊंगा कहां क्लोरोप्लास्ट कहां प्लास्टिड। पहला स्टेप नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। सेकेंड स्टेप, अमोनिया को चेंज किया जाता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। तो इसमें भी 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, रिडक्टिव अमीनेशन होता है एक, तो एक कैटालिटिक अमीनेशन है। तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, दोनों में एंजाइम्स लगते हैं। ठीक है, रिडक्टिव अमीनेशन में भी एंजाइम्स होते हैं, प्लांट के ही एंजाइम्स, और आपका कैटालिटिक अमीनेशन में भी प्लांट्स के ही एंजाइम्स लगते हैं। रिडक्टिव अमीनेशन में केवल एक सिंगल एंजाइम लगता है, GDH। एक एंजाइम लिखा हमने नाइट्रेट रिडक्टेज, एक हमने लिखा नाइट्राइट रिडक्टेज। यहां पे लगता है GDH, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और कैटालिटिक अमीनेशन 2 स्टेप प्रोसेस, उसमें 2 एंजाइम्स लगते हैं। उसमें एक लगता है ग्लूटामाइन सिंथेज और एक लगता है गोगैट। ठीक है, 2 ऑक्सीग्लूटारेट। ठीक है, 2 ऑक्सीग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज, पूरा नाम होता है इसका ग्लूटामाइन, यहां पे ग्लूटामाइन लिखेंगे, ग्लूटामाइन 2 ऑक्सीग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो ये 2 एंजाइम लगते हैं कैटालिटिक अमीनेशन में। सिंगल एंजाइम 1 स्टेप प्रोसेस है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, वो रिडक्टिव अमीनेशन के थ्रू अमीनो एसिड्स को फॉर्म करता है। तो चलिए इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस वाज द बेसिक फेट that nitrate is converted into nitrite and then into the ammonia, and ammonia is assimilated into finally the amino acids. This complete 2-step process will be called nitrogen assimilation. खुद नाइट्रेट का एसिमिलेशन भी 2 स्टेप्स में होता है, पहले नाइट्राइट फिर अमोनिया। तो एक एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज जो नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है, और दूसरा है नाइट्राइट रिडक्टेज जो नाइट्राइट को रिड्यूस कर रहा है। साइट आपको याद रखनी है, ये साइटोप्लाज्म में होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, और ये होता है प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा, नाइट्राइट रिडक्टेज, दिस वन। Okay, so firstly we will discuss the nitrate assimilation. नाइट्रेट एसिमिलेशन का पहला स्टेप है क्या, कि नाइट्रेट चेंज होगा नाइट्राइट में, यही है, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। यहां एंजाइम होगा नाइट्रेट रिडक्टेज, यहां पे एंजाइम होगा नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज कहां है, साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में। तो लोकेशन भी क्या हो गई, साइटोप्लाज्म, इस प्रोसेस की। ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी होगा। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन सोर्स के साथ ही साथ आपका रिक्वायर्ड होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट या एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स होता है NADH2। ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइहाइड्रोजिनेज आपका जो है NADH2, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स। ओके, जो आपका नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये भी क्या होता है आपका, मॉलिब्डेनो फ्लेवोप्रोटीन होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज मॉलिब्डो बोलते हैं हम, मॉलिब्डो फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है, इसको इसलिए क्यों बोलते हैं मॉलिब्डो फ्लेवोप्रोटीन, इसके अंदर FAD प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हीम ग्रुप भी होता है, और इसके अंदर होता है मॉलिब्डेनम। ये 3 इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं।
ये एक एंजाइम है, एंजाइम के साथ कोफैक्टर होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, कुछ आपके मेटल्स कोफैक्टर हैं। तो FAD और हीम ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, मेटल जो है ये आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज में भी 2 यूनिट होती हैं टोटल। एक एंजाइम में, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, केवल ये होमोडायमर है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं बस। ठीक है, होमोडायमर है, दोनों एक जैसी यूनिट है। दोनों यूनिट के 3-3 क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। तो टोटल 2 FAD हैं, टोटल 2 हीम ग्रुप हैं। अब हीम ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई, आयरन ही तो होता है, आयरन सल्फर। हीम ग्रुप है 2, और 2 क्या है, मॉलिब्डेनम है। तो इसको मॉलिब्डो फ्लेवोप्रोटीन भी बोलते हैं, किसको, नाइट्रेट रिडक्टेज को। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, ये रिड्यूस करा रहा है नाइट्रेट को नाइट्राइट में। ठीक है, तो पहले मैं सिंपली रिएक्शन लिख देता हूं। सिंपल रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रेट यूजिंग द एसिमिलेटरी पावर NaDH2, एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, ये चेंज होता है NO2 नेगेटिव में। ओके, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं वाटर, और NaDH2 क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया खुद, किसमें, NAD में। सबस्ट्रेट को तो रिड्यूस कर दिया, नाइट्रेट को तो रिड्यूस कर दिया, नाइट्रेट रिडक्टेज किसमें, नाइट्राइट में। ठीक है, ऑक्सीजन जो एलिमिनेट हुई उससे वाटर बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनसे H2 बना, तो इस तरह से H2O बन गया। तो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, बस इसमें ध्यान आपको यही रखना है कि एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा यूज हो रहा है, दैट वी आर यूजिंग, या जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज NaDH2, इसकी हेल्प से हो पा रहा है ये। और NaDH2 या ATP हम जानते हैं एनर्जी की करेंसी है, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है ये। एंजाइम जो करके दे रहा है दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज हैविंग 2 यूनिट्स, द होमोमर यूनिट्स, ईच ऑफ द यूनिट हैविंग 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप, FAD, हीम एंड मॉलिब्डेनम। ओके, बायोकेमिस्ट्री की हम डिस्कस करते हैं, देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है। तो टोटल 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। ठीक है, एक है आपका FAD, दूसरा है आपका हीम ग्रुप। हीम ग्रुप में एक प्रोटीन होता है साइटोक्रोम प्रोटीन, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली साइटोक्रोम प्रोटीन है, साइटोक्रोम B557। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है, इसके अलावा इसमें आयरन भी है, क्योंकि हीम में आयरन होता है। ठीक है, उसके अलावा है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन्स क्या सोर्स क्या है, NaDH2। ये इलेक्ट्रॉन्स भी दे रहा है और प्रोटॉन्स भी दे रहा है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, प्रोटीन्स भी दे रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स भी दे रहा है और प्रोटॉन्स भी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन आए, 2 प्रोटॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो FAD जो होता है, FAD और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हम पढ़ते हैं, ये दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन्स को भी इलेक्ट्रॉन्स को भी। तो ये प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, FADH2 बन जाता है। ठीक है, FADH2, यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, FAD रिड्यूस हो गया FADH2 में, फिर से ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज जब होगा तो 2 प्रोटॉन्स भी रिलीज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज कर देगा। आगे है साइटोक्रोम, हीम में है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम या आयरन केवल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन्स एक्सेप्ट नहीं करते। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है अच्छे से, उन्हें पता होता है कि साइटोक्रोम प्रोटीन्स कैन ओनली एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। तो केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन्स बाहर चले गए, कहां, साइटोसोल में ही। प्रोटॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुए, अभी फ्री हैं। ठीक है, जो बाइंड करेंगे बाद में इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बाइंड हुए, साइटोक्रोम रिड्यूस हुआ, फिर ऑक्सीडाइज हो गया, वापस इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज दिए, फिर मॉलिब्डेनम रिड्यूस हुआ। ठीक है, मॉलिब्डेनम 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ, सपोज पॉजिटिव स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन्स लिए रिड्यूस हुआ, फिर दोबारा ऑक्सीडाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली फिर फ्री कर दिए गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली फिर जो है आपके फ्री कर दिए गए। देखिए मॉलिब्डेनम कंटेनिंग का यहाँ पे मुझे नाम याद आ गया, मैं बता ही देता हूँ। मॉलिब्डेनम कंटेनिंग प्रोटीन जो होता है उसको टैरिन बोलते हैं। टैरिन पे एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, दैट्स व्हाई आई जस्ट हैव रिमेंबर्ड। तो एक है आपका FAD, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, एक है हीम जिसमें साइटोक्रोम है, और एक टैरिन है। मॉलिब्डेनम कंटेनिंग प्रोटीन्स को टैरिन बोला जाता है, मॉलिब्डेनम कंटेनिंग प्रोटीन। कंफ्यूज नहीं होना है क्या ये तीनों, FAD, हीम, टैरिन, ये है क्या, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है किसके, नाइट्रेट रिडक्टेज के। कंबाइंडली ये पूरा क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज है। ये सारा काम नाइट्रेट रिडक्टेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए,
इसी तरह से प्रोटॉन्स फ्री होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और वो ऑक्सीजन जो इसमें से क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, वो मिलकर वाटर बना लेते हैं। ठीक है, खुद NaDH2 NAD में रिड्यूस हो ही चुका, और नाइट्रेट रिड्यूस हो गया किसमें, नाइट्राइट में। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है फिर लास्ट में आपका नाइट्राइट में रिड्यूस हो गया, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर, और खुद NAD में रिड्यूस हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, यही रिएक्शन हमने लिखा था। नाइट्रेट रिडक्टेज गिव्स नाइट्राइट प्लस वाटर प्लस NAD। ठीक है, सो दिस इज नाइट्रेट रिडक्शन। अभी नाइट्रेट रिड्यूस हुआ है किसमें, नाइट्राइट में। ठीक है, तो पूरे नाइट्रेट के एसिमिलेशन में एक स्टेप और होता है। ठीक है, एक स्टेप और क्या होता है, सेकंड स्टेप। अब ये नाइट्राइट रिड्यूस होगा अमोनिया में, यहां एंजाइम होगा नाइट्राइट रिडक्टेज, और ये काम होगा कहां, प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट में। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उनके तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड होते हैं पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल ही है। अगर फोटोसिंथेटिक है प्लास्टिड्स तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जनरली, फोटोसिंथेटिक नहीं है तो और हो सकते हैं अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ऑर्गन फोटोसिंथेटिक नहीं है जैसे कि रूट, ठीक है, या स्टेम, उनके तो प्लास्टिड्स में होता है ये काम। और जो फोटोसिंथेटिक है जैसे लीव्स, उनके क्लोरोप्लास्ट में होता है फिर ये काम। ठीक है, यानी नाइट्राइट जो बन गया वो चले जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, या चले जाएगा प्लास्टिड्स में फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये मूव कर जाएगा। ठीक है, इट विल मूव टू द प्लास्टिड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर इट विल अगेन रिड्यूस इनटू द अमोनिया। या फिर इसका रिडक्शन होगा विद यूजिंग द एंजाइम दैट इज द नाइट्राइट रिडक्टेज। फिर नाइट्राइट रिडक्टेज इसको रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, अमोनिया में। तब फाइनली हमारा नाइट्रोजन एसिमुलेशन का एक स्टेप कंप्लीट होगा। कौन सा स्टेप, नाइट्रेट को एसिमुलेट करना। नाइट्रेट एसिमुलेट होती है अमोनिया में, तब जाके कंप्लीट होगा वो। फिर नाइट्रोजन एसिमुलेट का दूसरा स्टेप हमें करना पड़ेगा क्या, कि अमोनिया को एसिमुलेट करना पड़ेगा हमें। फिर हमें अमोनिया को एसिमुलेट करना पड़ेगा, तब फाइनली पूरा नाइट्रोजन एसिमुलेट कंप्लीट होगा, तब जाके हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप का ही दूसरा जो सब स्टेप है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि नाइट्राइट अमोनिया में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। सो हियर द एंजाइम इज नाइट्राइट रिडक्टेज। साइट हो गई आपकी प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां पे भी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो अब आप लोगों को पता होगा फोटोसिंथेसिस में जो रिड्यूसिंग एनर्जी एजेंट बनता है वो NADPH2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर और रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 है, ना कि NADH2 है। ठीक है, तो NADPH2 यहाँ पे वर्क करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर और द रिड्यूसिंग एजेंट। रेयरली यहाँ पे FADH भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, FADH2, ये सब एनर्जी के ही कोएंजाइम्स हैं जो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें भी एनर्जी लगती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये भी। ठीक है, बिना एनर्जी के नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस एंजाइम की मैं बात करूं नाइट्राइट रिडक्टेज की, तो एज कंपेयर टू नाइट्रेट रिडक्टेज इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल है। इसके अंदर दो ही ग्रुप होते हैं, एक होता है आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है, एक होता है आयरन सल्फर सेंटर, और दूसरा होता है हीम ग्रुप। तो इसके अंदर टोटल दो चीजें हैं, आयरन सल्फर सेंटर्स हैं, दूसरे हैं हीम ग्रुप। ठीक है, हीम ग्रुप के अंदर वही साइटोक्रोम्स होते हैं। इसका पर्टिकुलर नेम होता है सीरोहिम, सीरोहिम बोलते हैं इसको। तो इसके दो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। ठीक है, ये पूरा एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज। इन सब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता हो सके कहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैसे आगे पास हो रहे हैं वो। ठीक है, तो सिंपली इसमें भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे NADPH2 से, प्रोटॉन्स भी आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, NADP में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद NADPH तो ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके ये जो आपका सबस्ट्रेट है क्या, नाइट्राइट, क्योंकि नाइट्राइट इसके साथ बाइंड है ना, यहाँ पे नाइट्राइट बाइंड है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, आयरन सल्फर केवल इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो प्रोटॉन्स तो डायरेक्ट ही बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज दिया जाएगा सीरोहिम के पास। सीरोहिम से वही बात, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज देगा। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर H2 बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन लॉस्ट हो रही है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये वाटर बना लेगा, और ये जो रिड्यूस हुई हुई है, जो रिडक्शन हुआ नाइट्राइट का, उससे फाइनली अमोनिया बनती है। तो देखिए इसकी रिएक्शन क्या होती है, दो मॉलिक्यूल नाइट्राइट के, यहाँ पे टोटल 7 NADPH2 यूज करने पड़ते हैं।
ठीक है, बैलेंस करने के लिए 7 है। नाइट्राइट रिडक्टेज यहाँ पे एंजाइम है, तो बनता है एक तो अमोनिया, 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, और NADP ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करके देख लीजिए, 4 2 8 और 6 यहाँ पे, तो लगभग 8 + 6 14 नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी 14 थे, H2 × 7 टोटल 40 नाइट्रोजन थे। H2 यहीं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हाइड्रोजन बनी है भैया। ठीक है, तो उसको हमने बैलेंस कर दिया, 4 वाटर बन गए। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया बन गई 2 मॉलिक्यूल्स, और NADP क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये रिडक्शन है। क्लियर है? इस तरह से फाइनली अमोनिया बन गई। तो आपको ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एक तो, दूसरा एंजाइम्स के नेम्स इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस में भी हमें केवल ये पता होना चाहिए कौन इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है। तो वहां पे NADH2 था, यहाँ पे NADPH2 है। दैट्स हाउ द नाइट्रोजन एसिमिलेशन फर्स्ट स्टेप व्हिच इज द नाइट्रेट एसिमिलेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रेट एसिमिलेट हो गया। अब नाइट्रेट एसिमिलेट हो गया किसमें, अमोनिया में, using 2 enzymes, nitrate reductase and nitrite reductase, which we have studied in detail. Now this ammonia is also toxic. अब ये अमोनिया भी टॉक्सिक है भाई प्लांट के लिए। ठीक है, तो फाइनली इस अमोनिया का भी एसिमिलेशन करना पड़ता है। दिस अमोनिया शुड हैव टू बी एसिमिलेट, और फिर ये एसिमिलेट होती है डायरेक्ट किसमें, अमाइनो एसिड्स में, या अमाइड्स में, या यूरेट्स में, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं और यूजेबल फॉर्म्स हैं। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन का प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट में हो रहा है सारा वर्क। सेकेंड स्टेप आता है अमोनियम एसिमिलेशन या अमोनिया एसिमिलेशन। अब हम इस अमोनिया को जो कि बनी है नाइट्रेट एसिमिलेशन से, इसको फाइनली क्या कर देंगे, एसिमिलेट करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अमोनियम एसिमिलेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द अमोनियम एसिमिलेशन।